अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे और फिज़िक्स का जो लेक्चर आपको डेली बेसिस पे दिया जा रहा है उसको भी अच्छी तरह से आप लर्न कर रहे होंगे, उसके नोट्स बना रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको YDSE से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। Y स्टैंड फॉर यंग्स, D स्टैंड फॉर डबल, S स्टैंड फॉर स्लिट एंड एक्सपेरिमेंट, E स्टैंड फॉर एक्सपेरिमेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि इस टॉपिक को अगर आपने थ्योरेटिकली प्रिपेयर करना है आपको हेल्प मिलेगी चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर फिजिक्स से। वो आप टेक्स्ट बुक से चाहे याद करना चाहें, चाहे की बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हम बेसिकली किसको डिस्कस करेंगे, किस फिनोमिना को, इसको हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस को, ठीक है। और इंटरफेरेंस आपको अगर प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हम इंटरफेरेंस इन लाइट वेव्स और फिर कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस ये हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल के साथ। तो आज हम उसी का ही नेक्स्ट यूँ समझें पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, वही सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये साइंटिस्ट था थॉमस यंग, उसने जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दरअसल क्या है, 1801 में, ठीक है, 1801 में एक साइंटिस्ट था थॉमस यंग। उसने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मकसद क्या था वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का। जाहिर सी बात है कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कोई बैकग्राउंड। तो स्टूडेंट्स इसकी रीज़न क्या थी, वो देखना चाहता था कि लाइट जो है वो वाकई उसकी नेचर वेव नेचर होती है। एक तो ये बात उसने प्रूव करनी थी और दूसरा उसने उस किस फिनोमिना को यूज़ करते हुए ये वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करना था, वो था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या था, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट ऑनवर्ड टॉपिक को डिस्कस करते हैं डिटेल में। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में स्टूडेंट्स एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो है वो यूज़ किया गया। और हालांकि थॉमस यंग जो है उसने वाइट लाइट को यूज़ किया था, लेकिन अब जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को यूज़ करके परफॉर्म किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद उसने 2 स्क्रीन्स ली। फर्स्ट स्क्रीन जो है इसमें 2 होल्स थे, छोटे छोटे होल्स, जिनको नाम दिया जाता था स्लिट्स का। छोटे होल्स को नाम क्या दिया जाता है स्टूडेंट्स, स्लिट्स का। तो ये 2 होल्स हैं, 2 स्लिट्स हैं, एक का नाम फर्ज कर लें S1 है और दूसरे स्लिट का नाम जो है वो S2 है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 स्लिट्स हैं, इन 2 स्लिट्स के दरमियान जो फासला है इसको स्मॉल d से जाहिर किया जाता है। इसको किससे जाहिर किया जाता है स्टूडेंट्स, स्मॉल d से। उसके बाद एक स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन, इस स्क्रीन के बाद एक L फासले पर एक और स्क्रीन रखी हुई थी। दोनों स्क्रीन के दरमियान स्टूडेंट्स फासला कितना है, कैपिटल L के बराबर। और एक और स्क्रीन रखी हुई थी और इस स्क्रीन पर ये लाइट वेव्स जाके कंबाइन होती हैं, इंटरफेरेंस होता उनका, और उनके इंटरफेरेंस के बाद जो है वो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्राइट या फिर डार्क स्पॉट्स नज़र आते हैं और उसने यही ऑब्जर्व किया। तो स्टूडेंट्स उसका ये जो अरेंजमेंट उसने बनाया, उसके बाद चूंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इंटरफेरेंस 2 तरह के हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उस केस में लाइट वेव्स जो हैं इंटरफेरेंस के बाद उनकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, लाइट वेव्स की ब्राइटनेस बढ़ जाती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले उसको सुन लें, उसके बाद इस लेक्चर पे आइएगा। ब्राइटनेस जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये अपवर्ड एरो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज को। और जहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है लाइट वेव्स की। तो ये इस तरह से इसको डिक्रीज की सेंस में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
अच्छा, अब हम देख, चूंकि हम अभी बात कर रहे थे कि यंग जो है उसने प्रूव किया था, उसका ऑब्जेक्टिव था, उसका मकसद था कि लाइट की नेचर जो है वो वेव नेचर होती है। तो स्टूडेंट्स पहले देखते हैं कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में क्या फ़र्क होता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये वाली जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये दो स्लिट्स हैं S1 और S2, और इसमें से लाइट जो है वो एंटर हो रही है इन स्लिट्स में से। अब चूंकि अगर हम कह रहे हैं कि लाइट है पार्टिकल के तौर पे, लाइट किसके तौर पे स्टूडेंट्स, हम फर्ज कर रहे हैं लाइट एज ए पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स पार्टिकल का क्या मतलब है, आप फर्ज कर लें एक बॉल, ठीक है, एक बॉल को आप यहाँ से खड़े होके इस दीवार पे मारें तो वो क्या करेगी, इस दीवार से टकराने के बाद वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल नेचर जो है वो कहती है कि लाइट जो है वो सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई जाएगी और इससे टकरा के फिर वापस आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो ब्राइट स्पॉट्स नज़र आने चाहिए थे अगर लाइट जो है वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती है, तो बाकी सारा डार्क रीजन होना चाहिए था। लेकिन स्टूडेंट्स जो उसने यंग ने ऑब्जर्व किया उसके रिजल्ट्स कुछ और थे। वो क्या रिजल्ट्स थे, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स इस डायग्राम में आप गौर करें तो ये जो लाइट वेव्स आ रही हैं ये इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। ये किस फॉर्म में है, प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में। यानी आपने पहले ही पढ़ चुका है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लाइट प्रोपागेट करती है, ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ से जो इस सोर्स को रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे इसके मेन वेव फ्रंट्स बनाए गए हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्क्रीन रखी हुई है इसमें दो स्लिट्स हैं। इस दो स्लिट्स पे ये जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, इन वेव फ्रंट्स के जो पॉइंट हैं वो बिहेव करेंगे सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के। आप लोगों ने हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। हाइगन प्रिंसिपल भी तो यही कहता है कि जो वेव फ्रंट पे मौजूद पॉइंट्स होते हैं वो सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स के तौर पे बिहेव करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट इस स्लिट के में और एक पॉइंट इस स्लिट पे, हम यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये सोर्स के तौर पे बिहेव कर रहा है। और कौन सा सोर्स, पॉइंट सोर्स के तौर पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो है ये एमिट होना शुरू हो गए हैं। ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वो कंबाइन होंगे, और आपको पता है कि जो वेवलेट्स हैं उनके कंबाइन होने से क्या होता है, कौन सा फिनोमिना ऑब्टेन होता है, वो होता है इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस होगा, कम्बिनेशन होगा ना लाइट वेव्स का। तो अब इनके कम्बिनेशन की वजह से कहीं पे स्टूडेंट्स क्रेस्ट से मिलेगा और ट्रफ से मिलेगा। अब फर्ज कर लें ये जो डॉटेड लाइंस मैंने रिप्रेजेंट की हुई है ये ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो मैंने सॉलिड लाइन दोनों केसेस में, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो रेड लाइट है, रेड कलर की मैंने शो की हुई हैं, दोनों में डॉटेड लाइंस ट्रफ को और सॉलिड लाइंस क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसको मेंशन भी कर दूँ, ये क्रेस्ट है, और इसी तरह से ये डॉटेड लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ट्रफ को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ट्रफ और क्रेस्ट जो हैं, आपको पता है जब क्रेस्ट पे फॉल करता है और ट्रफ पे फॉल करेगा, यानी जैसा कि इस केस में आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्रेस्ट से मिल रहा है तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ ट्रफ से मिल रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अलावा जहाँ पे सॉलिड और डॉटेड लाइन मिल रही है, यानी इस पॉइंट पे यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कोई आपको ब्राइट फ्रिंज नज़र नहीं आएगा। इसी स्टूडेंट्स डायग्राम को अगर मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये डायग्राम मैंने कंप्लीट कर यहाँ पे शो की हुई है। तो देखें स्टूडेंट्स, जहाँ पे क्रेस्ट से मिल रहा है वहाँ पे बिल्कुल ब्राइट फ्रिंजेस आपको नज़र आ रही हैं, और जो सेकंड स्क्रीन रखी हुई है उस पे वो लिखा हुआ है ब्राइट बैंड या फिर मैक्स, MAX से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है। ब्राइटनेस के बढ़ने की वजह से स्क्रीन पे आपको एक ब्राइट बैंड नज़र आ जाता है जिसको नाम दिया जाता है ब्राइट फ्रिंज का,
और इसको मैक्सिमा से भी जाहिर किया जाता है। मैक्सिमा क्यों? क्योंकि ब्राइटनेस क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है वहाँ पे उस पॉइंट पर जाके, इसी वजह से स्टूडेंट्स उसको मैक्सिमा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उन पॉइंट्स को मिलाने से स्क्रीन पे क्या होगा, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से तो ब्राइटनेस कम होने की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं ना होने की वजह से डार्कनेस नज़र आएगी, डार्क बैंड नज़र आएगा, जिसको डार्क फ्रिंज का नाम दिया जाता है और इसको मिनिमा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया वेव फ्रंट्स के फॉर्म में, वेवलेट्स की फॉर्म में, जो कि आपको नज़र आ रहा है। और एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बिल्कुल वही है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स यहाँ इसी वेव फ्रंट वाली डायग्राम को अगर हम लोग इन द फॉर्म ऑफ रेज रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये आपकी बुक्स में बनाई हुई है स्टूडेंट्स, आप लोग देख लीजिएगा। तो आप कहेंगे कि वो इतनी सारी डायग्राम्स बनाने का मकसद क्या है। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली जो डायग्राम है हम इसको बना रहे थे अगर लाइट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स प्रोपागेट करती है, और आपको पता है इन वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दी जाएं तो वो क्या बन जाती हैं, लाइट रेज बन जाती हैं। स्टूडेंट्स क्या बन जाती हैं वो, लाइट रेज। ये हम फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रेज हैं किसकी, लाइट की। तो लाइट रेज की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये सोर्स है, सोर्स से दो लाइट रेज एमिट हो रही हैं और इन दो स्लिट से पास होने के बाद, अब स्टूडेंट्स गौर करें, ये वाली रे और ये वाली रे जो है ये बिल्कुल भी आपस में नहीं मिल रही, यहाँ इंटरफेरेंस इनकी वजह से नहीं हो रहा। लेकिन स्टूडेंट्स ये दो लाइट रेज आपस में मिलने की वजह से यहाँ पे इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस का फिनोमिना। इंटरफेरेंस दरअसल क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, टू लाइट वेव्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, सॉरी आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा था, इंटरफेरेंस का फिनोमिना यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये इसकी सेकंड डायग्राम है स्टूडेंट्स। तो बच्चों जो यंग ने ऑब्ज़र्व किया कि लाइट वेव्स जब आपस में इंटरफेयर करती हैं, यानी क्रेस्ट से मिलते हैं, तो उनकी वजह से जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उनको उसने स्क्रीन पर कोरेस्पॉन्डिंग एक ब्राइट फ्रिंज देखा। ठीक है, इसी तरह से जब क्रेस्ट ट्रफ से मिल रहा था तो वहाँ पे उसने एक डार्क फ्रिंज देखा। यानी चाहिए तो ये था कि अगर लाइट जो है वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती है तो सिंगल दो ही ब्राइट स्पॉट्स नज़र आने चाहिए थे, लेकिन इतने सारे ब्राइट और डार्क स्पॉट्स इस बात की कंफर्मेशन कर रहे थे कि लाइट की नेचर जो है वो कौन सी होती है, वेव नेचर होती है। तो स्टूडेंट्स वो जो ऑब्जेक्टिव था यंग का कि आया लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है या पार्टिकल नेचर रखती है, वो फुलफिल हुआ और उसने कंफर्म कर दिया इस बात को कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये स्क्रीन पर आपको इसके कोरेस्पॉन्डिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नज़र आ रहे हैं। और स्टूडेंट्स एक बात ये भी जहन में रखिएगा कि ये जो स्लिट्स हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पॉइंट्स एक्ट करते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इसका मतलब ये है कि ये चूंकि एक ही वेव फ्रंट से इमर्ज हो रहे हैं, तो एक ही वेव फ्रंट के पॉइंट्स हैं, इसलिए ये फेज कोहेरेंट सोर्स के तौर पे भी बिहेव करेंगे। और मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो हम सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हैं वो कौन सा है, मोनोक्रोमेटिक। इसका मतलब है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस भी सेटिस्फाइड हो रही है। एक तो कौन सी स्टूडेंट्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, वो हमने कह दिया कि हो रहा है इसमें सेटिस्फाई। और दूसरा है कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो ये कोहेरेंट कैसे बन जाता है कि हर पॉइंट जो है वेव फ्रंट का वो बिहेव कर रहा होता है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स का, और यही पॉइंट जो है वो दरअसल किसके तौर पे बिहेव करता है, कोहेरेंट सोर्स। और कोहेरेंट का कंसेप्ट मैं आपको लास्ट लेक्चर में दे चुकी हूँ। कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं, जिनके डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अब मज़ीद इसको देखते हैं। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट भी कह सकते हैं उसको, या फिर आप पाथ डिफरेंस की कैलकुलेशन कह सकते हैं, या कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा भी कह सकते हैं। कोई भी आप हेडिंग लगा सकते हैं उसको।
ये स्टूडेंट्स अब हम लोग इसकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देखते हैं कि किस तरह से डायग्राम को हमने बनाना है और उसकी मदद से हमने मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस को फाइंड आउट करना है या इक्वेशंस ड्राइव करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें वही आप अरेंजमेंट देखेंगे कि दो स्लिट्स हैं फर्स्ट स्क्रीन में S1 और S2, इसको A और B से आपकी बुक में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स दो लाइट रेज, अब मैं यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ लाइट रेज, वेव्स का नाम नहीं ले रही मैं। लाइट रेज स्टूडेंट्स यहाँ से इमर्ज हो रही हैं और इस पॉइंट P पर फर्ज करें जाके ये दोनों कंबाइन हो रही हैं, सुपरपोज हो रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चूंकि सुपरपोज हो रही हैं तो इसलिए इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि ये A और B के दरमियान का जो स्मॉल डिस्टेंस है इसको स्मॉल d से जाहिर किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि AB दरअसल किसके बराबर है स्टूडेंट्स, स्मॉल d के बराबर है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हमने बताना है कि ये जो लाइट रेज हैं AP और BP, ये इन लाइट रेज ये जो हैं ये जाके कहाँ पे रीच करती हैं, कहाँ पे मिलती हैं आपस में, पॉइंट P पर। ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप गौर करें तो AP जो है ये कम पाथ लेंथ कवर कर रही है, कम फासला तय कर रही है पॉइंट P तक पहुंचने के लिए, और ये वाली जो रे है इसको ज़्यादा फासला तय करना पड़ रहा है पॉइंट P तक पहुंचने के लिए। तो स्टूडेंट्स फिर हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों को अगर बराबर करना चाहते हैं हम पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो और फर्ज करें यहाँ इस पॉइंट तक, ये इस पॉइंट पे जहाँ पे ये सेकंड रे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को D का नाम देते हैं। तो अब जो DP डिस्टेंस है वो बराबर हो गया है AP के। ठीक है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं AP किसके बराबर हो गया है, DP के, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से। और जो स्टूडेंट्स ये इसने एक्स्ट्रा पाथ लेंथ कवर की है दूसरी वाली रे ने, BP रे ने, वो जो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ है इसको नाम दिया जाता है पाथ डिफरेंस का। इसको स्टूडेंट्स किसका नाम दिया जाता है, पाथ डिफरेंस का। और यही पाथ डिफरेंस हमने मालूम करना है। अगर आपको याद हो तो हम इंटरफेरेंस के टॉपिक में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो पाथ डिफरेंस ये BD आपके पास है, इसको हम नाम देंगे पाथ डिफरेंस का। ठीक हो गया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हम लोगों ने क्या करना है, ये जो आपके पास सेंटर से पॉइंट C से पॉइंट O तक का जो फासला है ये आपके पास CO है, और यहाँ से लाइट रे मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की हुई है, इस पॉइंट P तक पहुँच रही है, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है CP और OC के दरमियान, CP और OC जो है ये एक दूसरे के साथ एंगल कितना बना रही हैं स्टूडेंट्स, थीटा। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, AD परपेंडिकुलर है BP के ऊपर। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे AD इज परपेंडिकुलर टू BP। ठीक है, नियरली परपेंडिकुलर है टू BP। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, जब दो लाइंस के दरमियान में जो एंगल अगर थीटा हो तो उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान में एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। OC के परपेंडिकुलर है ये AB, यहाँ पे मैं बता रही हूँ OC जो है ये परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि AD परपेंडिकुलर है BP के, तो ये दो परपेंडिकुलर्स बन गए हैं। ये वाला परपेंडिकुलर है AB और दूसरा परपेंडिकुलर है AD। इनके दरमियान में एंगल भी कितना होगा स्टूडेंट्स, थीटा। दो लाइंस के दरमियान जितना एंगल होता है उतना ही उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान में भी एंगल होता है, तो दोनों थीटा एंगल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ हम लोगों ने ये थीटा एंगल देख लेना है, और ये जो फासला है C से लेके O पॉइंट तक का, इसको L, कैपिटल L से जाहिर किया गया है। यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ CO इज इक्वल टू L। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल डिस्कस करेंगे, और ये राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ABD। ठीक है स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ADB। अब ADB को डिस्कस करेंगे, और इसको मैं अलहदा से इसी राइट एंगल ट्राइंगल को बनाती हूँ ताकि आपको इजीली समझा सकूँ साइन थीटा कैसे फाइंड करना है।
ये ऊपर वाली डायग्राम से स्टूडेंट्स मैंने ए बी डी जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको बिल्कुल लैदा कर लिया है। और अब आप गौर करें तो स्टूडेंट्स ये जो थीटा है, थीटा के बिल्कुल सामने वाला जो साइड होती है किसी भी ट्राइंगल की उसको नाम दिया जाता है परपेंडिकुलर का। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको क्या नाम दिया जाता है? परपेंडिकुलर का। ठीक है, और थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट जो साइड होती है उसको नाम दिया जाता है बेस का किसी भी ट्रायंगल में। और इसके सामने वाला, बेस के सामने वाली जो साइड होती है उसको नाम दिया जाता है हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ से साइन थीटा फाइंड करना है और साइन थीटा का फार्मूला होता है ये, अगर आपने मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो और ज़्यादा अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब परपेंडिकुलर आपके पास किसके बराबर है? बी डी के बराबर। तो आप परपेंडिकुलर की जगह पे बी डी लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज की जगह पे स्टूडेंट्स आप क्या लिख देंगे? हाइपोटेन्यूज की जगह पे अब ये ए बी लिख दूंगी, तो ये आ जाएगा आपके पास बी डी ओवर ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा। ए बी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी डी आपके पास आ जाएगा ए बी साइन थीटा के बराबर। अब अगर आप स्टूडेंट्स प्रीवियसली याद करें तो हमने पढ़ा था कि ए बी यानी दो स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसको स्मॉल डी से जाहिर किया जाता है। तो इसका मतलब है ए बी यहाँ पे किसके बराबर है? स्मॉल डी के बराबर। तो इसका मतलब है बी डी किसके बराबर आ जाएगा? डी साइन थीटा के बराबर। और बी डी दरअसल क्या है स्टूडेंट्स? पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब ये पाथ डिफरेंस हमें बताएगा कि इंटरफेरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो चलते हैं उसको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हम देखें ब्राइट फ्रिंज नज़र आएगा, यानी जब भी ब्राइट आपको कोई भी स्पॉट नज़र आएगा स्क्रीन पे तो वो किसकी वजह से होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, तो ये ब्राइट फ्रिंज होगा, इसको फ्रिंज का नाम दिया जाता है, बैंड भी कह सकते हैं, फ्रिंज। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? लैम्डा का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहाँ एम लैम्डा लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब बी डी आपको पता है, अभी हमने डिराइव किया है, बी डी किसके बराबर होता है? डी साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ बी डी की वैल्यू लिखते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। और यहाँ पे एम दरअसल क्या है? 0 1 2, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ फ्रिंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी जो हम डायग्राम देख रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा की स्टूडेंट्स, तो पॉइंट ओ जो है, अगर प्रीवियस डायग्राम को भी हम देखते हैं, जब इस तरह का केस हो स्टूडेंट्स के दोनों लाइट रेज जो हैं वो बिल्कुल सेंटर पर आकर मिलें, दूसरी स्क्रीन के सेंटर पर आकर मिलें, और स्टूडेंट्स आप गौर करें तो ये वाली जो लाइट रे है और ये वाली जो लाइट रे है, फ़र्ज़ करें इसको मैं नाम दे दूँ 1 लाइट रे का और ये इसको 2 लाइट रे का। 1 और 2 लाइट रेज जो हैं दोनों इक्वल पाथ लेंथ कवर कर रही हैं, इनका पाथ डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, 0 है स्टूडेंट्स। तो सेंटर पे जो फ्रिंज बन रहा होता है उस वक्त वहाँ पे पाथ डिफरेंस स्टूडेंट्स कितना हो जाता है? 0। तो हमने यही बात यहाँ पे डिस्कस करनी है कि जब सेंटर पे हम लोग स्पॉट देखते हैं तो वहाँ पे पाथ डिफरेंस स्टूडेंट्स कितना आ रहा होता है? 0। यानी एट ओ हमारे पास बी डी दरअसल किसके बराबर आ जाएगा? बी पी माइनस ए पी विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा तो ऊपर वाली इक्वेशन में आप लिख सकते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एम लैम्डा इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स एम लैम्डा आपके पास कब 0 हो सकता है? जब एम 0 हो, और m 0 है तो इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपके पास बनेगा वो होगा तो ब्राइट स्टूडेंट्स, और लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा? 0th ऑर्डर फ्रिंज। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? 0th ऑर्डर फ्रिंज का। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, नेक्स्ट जो इसका फ्रिंज होगा वो डार्क फ्रिंजेस होंगे दोनों साइड्स पे, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो होगा वो हमारे पास कहाँ पे बनेगा? 1 लैम्डा के ऊपर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद 2 लैम्डा पर हमारे पास बनेगा एंड सो ऑन, यानी जब m इज इक्वल टू 1 होगा तो फिर नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगा, जब m इज इक्वल टू 2 होगा तो फिर नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगा एंड सो ऑन। और ये जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे स्टूडेंट्स, इनको नाम दिया जाता है मैक्सिमा का।
इनको क्या नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स? मैक्सिमा का। ठीक हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की भी यही कंडीशन है कि जब क्रेस्ट जो है वो ट्रफ से मिले या ट्रफ क्रेस्ट से मिले तो उस केस में स्टूडेंट्स पाथ डिफरेंस आपके पास कितना हो जाएगा? λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल m+1/2 लैम्डा। और यहाँ पे m फिर से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर ऑफ फ्रिंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे ये याद रखना है। और पॉइंट पी पर आपको क्या नज़र आएगा? अगर वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो डार्क फ्रिंज नज़र आएगा। और पाथ डिफरेंस आपके पास किसके बराबर होता है? d sin थीटा के बराबर। और यहाँ पे आप लिख देंगे इस इक्वेशन में d sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा? m+1/2 लैम्डा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको जो है वो डार्क फ्रिंजेस नज़र आएंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है उसको हमने डिस्कस किया है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम इसके डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं उनके पोजीशन और फ्रिंज स्पेसिंग और इसके अलावा स्टूडेंट्स लास्ट में जो उसका है कि डार्क फ्रिंजेस अगर 2 हों तो उस वक्त फ्रिंज स्पेसिंग कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।